इस लेक्चर में डील करेंगे मेनली इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए एक कंडीशन का होना ज़रूरी है और वो ये कि ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगी तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वैलिड नहीं हो पाएगा और वहाँ से एक नए टाइप की फिज़िक्स शुरू हो जाएगी। वेलकम टू फिज़िक्स अबाउट। लेट्स स्टार्ट नाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस जैसे ही बोल रहे हैं इसके साथ ये पता चल जाएगा कि ये एक से ज़्यादा है। ठीक है, इक्वेशंस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कितने हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है। इज दैट ओके? ठीक है, अब ये एक चीज़ और ये है, मैंने इंट्रो में ही बोल दिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कंडीशन क्या अप्लाइड है कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। एक बात ये आपको फिक्स रखनी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। दैट इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना ज़रूरी है फॉर ऑल दोज 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, तो अब तक आपने क्या क्या स्टडी कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में 2 टाइप देख लिया। इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं यू से, फाइनल वेलोसिटी इसे रिप्रेजेंट करते हैं वी से, एक्सेलरेशन इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, टाइम इंटरवल इसे रिप्रेजेंट करते हैं टी से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं एस लेटर से। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो अब तक आपने स्टडी किया है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक बात ध्यान रखिएगा, चूँकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है तो स्पीड एंड वेलोसिटी इनवेरिएबली, अगर आप बोल देते हैं वेलोसिटी के जगह पर स्पीड और स्पीड के जगह पर वेलोसिटी बोल जाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, अगर ऐसा बोला जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं रहता है, इसलिए स्पीड की जगह वेलोसिटी या वेलोसिटी की जगह स्पीड भी बोल देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो अब क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन। इन जो 5 क्वांटिटी, 5 जो सिंबल आप देख रहे हैं लेटर के थ्रू, जो डिनोशन का एक सिंबल है, अगर उनके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाए, किसी भी 4 में, 4 के बीच में, द रिलेशन established between any 4, तब उस रिलेशन को एक इक्वलिटी साइन के साथ आप दिखाएंगे और उसे ही क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये एक्चुअली रिलेशन है किनके बीच में, यू के बीच में, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी को u लेटर से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी को v लेटर से डिनोट करते हैं। टाइम इंटरवल t लेटर से, और एक्सेलरेशन को a लेटर से डिनोट करते हैं। आइए सिचुएशन को समझते हैं। मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कराया जा रहा है। आपने उसको मूव करने के लिए मजबूर किया है, और मूव करने के लिए मजबूर कर दिया, उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर दिया, यानी ए को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। वो कहीं पीछे से मूव करते हुए आ रही है। अब यहाँ पॉइंट ए पर जब आई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पर कितनी हो जा रही है, u हो जा रही है। ठीक है ना। जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुँच जाती है, यहाँ पहुँच गई, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाती है, दैट इज इक्वल टू v। और इस बीच में जो टाइम इंटरवल है a से b तक पहुँचने का, वो कितना हो जाता है, t हो जाता है। सिचुएशन को आपको लैंग्वेज के थ्रू बता देता हूँ। लेट एनी ऑब्जेक्ट is subjected to move with uniform acceleration, then at point A its initial velocity is u, and after time t it reaches from point A to point B where its final velocity becomes v। ओके, अब आप देखिए कि जब वो A से B पर पहुंचता है, when object changes its position from A to B, then velocity changes from u to v। अब आप देख लीजिए u से वेलोसिटी चेंज होकर v हो जाता है, और उस बीच में टाइम t लगता है। इसका मतलब है कि देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसे आप क्या कहते हैं, इफ देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है ये, एक्सेलरेशन कहलाता है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो a है यहाँ पर, आप क्या लिखते हैं उसके लिए, चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल और टाइम टेकन। और मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है, चेंज में कभी भी फाइनल से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देयरफॉर दिस इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। इज दैट ओके? नाउ आप सिंबॉलिकली सबको रख लीजिए। फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी इज u डिवाइडेड बाय t। इज दैट ओके? अब मैं ऊपर के हिस्से को वाइप कर रहा हूं और यहां पर मैं उसे लिखूंगा। जब आप ये लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में 1, v माइनस u इज 80। ठीक है, देयरफॉर v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। किनके बीच का रिलेशन है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम
क्या हो गया, ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, इस इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट कभी कभी रेस्ट से चलना शुरू करता है। जैसे आप कार को अपने गराज से निकाल रहे हैं, ठीक है, अभी तक वो रुकी हुई थी, तो रुकी हुई थी मतलब एट रेस्ट थी, एट रेस्ट। और जब रुकी हुई थी इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, सो अगर एट रेस्ट केस फर्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज, पहला केस एट रेस्ट, ठीक है, तो एट रेस्ट का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। उस केस में जब इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ रख देंगे 0, देन v इज इक्वल टू 0 प्लस AT। इसका मतलब क्या हो गया, v इज इक्वल टू AT हो गया। इज दैट ओके? सो इनिशियल स्पीड अगर आपकी या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, तो v इज इक्वल टू AT। यहाँ से आप टाइमिंग भी निकाल सकते हैं, दैट इज v अपॉन a, और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, दैट इज v अपॉन t। सो कोई दो इंफॉर्मेशन आपके पास या दो वैल्यूज दिए होंगे, तीसरा आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, अब आइए दूसरा देखते हैं। इक्वेशन आपका यही है, कई बार होता है। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस कई बार होता है कि आप कार या बस या बाइक किसी भी चीज़ में सवार हैं और वो ऑलरेडी चल रही है, जा रही है, और आपने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, और एक टाइम के बाद, ठीक है, एक टाइम के बाद वो क्या हो गई, वो स्टॉप होने वाली है। ठीक है, और स्टॉप हो गई फाइनली क्या है, कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट। आपने ब्रेक लगा दिया, इट कम्स टू रेस्ट। कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इसका मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट। ठीक है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। अब फाइनल वेलोसिटी 0 डाल दीजिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा वो, 0 इज इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, अब इसको इधर लाइए, अरेंज कर लीजिए, कितना हो गया, u इज इक्वल टू माइनस AT। क्या वेलोसिटी कभी नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल नहीं होगी। क्या होगा, स्कूटर आपने चालू किया, बाइक चालू किया, साइकिल का पैडल मारना शुरू किया, कार को आपने ड्राइव करना शुरू किया, तो आप चाह रहे हैं आगे बढ़ना और वो पीछे भाग रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आगे बढ़ाना चाहें और वो पीछे चली जाए। हाँ, जब तक आप नहीं चाहेंगे पीछे करना, तब तक वो पीछे नहीं जाएगी। सो ये निगेटिव किस सेंस में यहाँ पर आ गया है, आइए इसे समझते हैं। u क्या है, ऐसे लिखा सकता है, दैट इज इक्वल टू माइनस a इंटू टी। और निगेटिव क्या शो कर रहा है एक्सेलरेशन के साथ, ये शो कर रहा है रिटार्डेशन। ठीक है ना, और रिटार्डेशन का मतलब मैंने पहले ही समझा दिया है कि जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, ग्रेटर हो फाइनल वेलोसिटी से, तो क्या हो जाता है, रिटार्डेशन हो जाता है। इज दैट क्लियर? पिछले लेक्चर में मैंने क्लियर समझाया हुआ है। सो फाइनल वेलोसिटी यहाँ इनिशियल वेलोसिटी से काफ़ी कम है। देयरफॉर अगर ये निगेटिव साइन के साथ एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कार जो है रिटार्ड कर रहा है, यानी इसकी एक्सेलरेशन यानी इसकी स्पीड धीरे धीरे घटती जा रही है, और एक टाइम ऐसा आता है कि 0 हो जाता है। देयरफॉर जब भी इस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 है, यानी ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट हो जाता है, तो आपको समझ के चलना है कि रिटार्डेशन हो गया है। इसका मतलब u इज इक्वल टू AT विथ a रिटेन एज रिटार्डेशन। ठीक है, देयरफॉर
ये लिखें या आप ये लिखें, बात बराबर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो है आपके साथ इंटरप्रिटेशन इसका, ये दो अलग अलग केस आपने समझ लिया। आइए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इस सिचुएशन को समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मूव कराया गया है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी वो पॉइंट ए पर है जहां उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। टाइम t के बाद वो पॉइंट ए से b पर पहुंच जाती है जहां उसकी वेलोसिटी फाइनल v है। और a से b पर पहुंचने में वो कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है? s डिस्टेंस या s डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है। इज दैट ओके? सो क्या है, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। फिर से मैं उनको वर्ड्स में आपको समझा दूं। लेट एनी ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए, द ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी is u. After time interval t, it reaches to point b where its final velocity is v, and in this time interval the object covers a distance or displacement s. Is that okay? चूंकि acceleration constant है, therefore average velocity आप निकाल सकते हैं, and that is equal to arithmetic mean of the two velocity, means initial velocity प्लस फाइनल वेलोसिटी। अरिथमेटिक मीन ऐसे ही निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी कितने के बराबर हो गई? दैट इज u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। अब चूंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन मोशन, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट मान के चलेंगे। देयरफॉर डिस्प्लेस हुआ है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है? वो इनिशियल से फाइनल के बीच मिलाने वाली लाइन का जो डिस्टेंस है वो आप लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन और टाइम इंटरवल, ठीक है। क्या हो जाएगा? टाइम टेकन। सो एवरेज वेलोसिटी आपने क्या किया है अभी, कितने के बराबर लाया है? u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। और टाइम टेकन क्या है? टाइम इंटरवल t है। आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं कि v का वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है कि v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। अब इस वैल्यू को, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं s से। इस वैल्यू को डालिए, u प्लस v के जगह पर u प्लस एटी डिवाइडेड बाई 2, और ये मल्टीप्लिकेशन में t क्या है? इस पूरी क्वांटिटी के साथ ये t मल्टीप्लाई हो रहा है। देयरफॉर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसे एक ब्रैकेट से क्या कर लें? घेर लें, कवर कर लें उसको। देयरफॉर अब इस t से मल्टीप्लाई कीजिए, ut, ठीक है। और ये फिर से ut, और ये फिर से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बार t मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब ये कितना हो गया? ut प्लस ut, सेम क्वांटिटी है 2ut, और ये कितना हो गया? 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब क्या है? दोनों को सेपरेट कर लीजिए, 2ut डिवाइडेड बाय 2 प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या लिखा जाएगा? अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। s इज इक्वल टू, दिस इज ut प्लस ये 1/2 पहले लिख गया, हाफ जिसको पढ़ते हैं, और उधर क्या हो गया? 80 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इज दैट ओके? इनमें क्या क्या चीज़ें हैं? डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल स्पीड है या इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है और एक्सेलरेशन है। 4 क्वांटिटी यहाँ भी इन्वॉल्व है। आइए इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन में समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए when object is at rest, when object is
एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब क्या हो गया, इनिशियल स्पीड 0 हो गई। डालिए यहाँ पर इनिशियल स्पीड 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास एक इक्वेशन आ गया जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। लेकिन यहाँ से अलग अलग चीज़ें भी आप निकाल सकते हैं। वो कैसे, देख लीजिए। टाइमिंग भी निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 2s और ये नीचे चला आएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो टी इज इक्वल टू रूट अंडर 2s अपॉन ए। सो टाइम निकालने के लिए आपके पास एक इक्वेशन आ गया। सो डिस्प्लेसमेंट, कोई भी दो इंफॉर्मेशन आपको मालूम हो तो तीसरा इंफॉर्मेशन खुद से आप निकाल सकते हैं। देयरफॉर ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में हो तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर और टाइमिंग के लिए टी इज इक्वल टू रूट अंडर 2s अपॉन ए, ठीक है। इसमें यही एक सिचुएशन बनता है। आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। फिगर वैसे ही छोड़ेंगे और इसको फिगर से डील नहीं करेंगे बल्कि दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन से डील करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सो सिचुएशन वही रहेगा, ठीक है। क्या है, एनी ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड एट पॉइंट ए द ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी इज u, आफ्टर टाइम t it covers a distance s and reaches to point b where its final velocity is v। आपके पास इसके थ्रू दो इक्वेशन आ गया मोशन का। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है कि आप इसमें देखिए, यहाँ भी टाइम इन्वॉल्व है, यहाँ भी टाइम इन्वॉल्व है, ओके। इसमें भी इनिशियल स्पीड है या वेलोसिटी है और इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें फाइनल वेलोसिटी है, इसमें डिस्प्लेसमेंट, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है टाइम। तो हम तीसरा इक्वेशन चाहते हैं ऐसा जिसमें टाइम ना हो। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टी। हम चाहते हैं कि तीसरा इक्वेशन कुछ ऐसा आए जो टाइम से इंडिपेंडेंट हो। सो आइए समझते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और इससे हमको टी को मूव करना है, देयरफॉर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कीजिए, इसको इधर लेके आइए, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब a डिनोमिनेटर में लेके जाइए, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू टी। आपके पास t कितना आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v माइनस यू अपॉन a। अब उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, u। देखिए अगर चाहे तो पहले ही t कॉमन ले लीजिए, ठीक है। पहले ही t को कॉमन ले लीजिए, दोनों में t है, तो कितना आ गया u प्लस हाफ ए टी, ठीक है। t दोनों से आपने निकाल लिया चूँकि दोनों टर्म में t कॉमन है। नाउ वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, दिस इज u प्लस हाफ a, और यहाँ पर कितना आ गया v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, ठीक है। t के बदले में आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये वैल्यू और ये वैल्यू डाल दिया। देखिए a से a कैंसिल आउट, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। अब इसको डील कर लीजिए, डिनोमिनेटर में 2 है, ये 2u हो गया और यहाँ हो गया v माइनस यू। इज दैट ओके। अब सब्ट्रैक्ट करके ब्रैकेट के अंदर का लिख लीजिए, पहले v और 2u में से
u सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस u डिवाइडेड बाई 2। अब ये कितना आ गया, v माइनस यू इंटू वी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू v माइनस यू इंटू वी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2a। अब आप जानते हैं अलजेब्रिक फार्मूला से कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितने के बराबर हो जाता है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर ये कितना लिखा जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, और इधर s है ऑलरेडी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर में 1, ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद 2as। अब ये वी स्क्वायर और यू स्क्वायर को इक्वल के साइन के इधर ले जाइएगा तो ये इधर निगेटिव था, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया आपका, यही फॉर्मूला है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या आ गया रिजल्ट आपका फाइनली, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम और नॉट। देखिए टाइम से कहीं पर भी इसमें टाइमिंग नहीं है। ठीक है, सो क्या हो गया, ये एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका आ गया है। आइए इसकी इंटरप्रिटेशन देख लें। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, क्या हो जाएगा, u इस केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर वी स्क्वायर इज 0 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2as, therefore v square is equal to 2as, therefore v is root over 2as। so ये आपकी फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट मालूम है तो फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगी। अगर इससे कोई भी दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, चाहे वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हो, या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट हो, वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा। उसी तरह एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s हो जाएगा। तो कोई भी दो इंफॉर्मेशन दी होगी, तीसरा आप निकाल सकते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, दूसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रुक जाती है तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0। इज दैट ओके। तो उस केस में जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अरेंज कर लीजिए, यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as। और कभी सुना है किसी भी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव होता है, -2 का स्क्वायर कितने के बराबर, 4 के। ठीक है, कभी भी किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। फिर इस नेगेटिव का क्या मतलब है यहाँ पर, सो 2 माइनस as। ठीक है, और -a किस चीज़ को शो कर रहा है, -a रिटार्डेशन को शो कर रहा है। रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया, रिटार्डेशन का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग। और इसका क्या मतलब हो जा रहा है कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो लेस है इनिशियल वेलोसिटी के। ठीक है, तभी रिटार्डेशन होता है। देयरफॉर क्या हो गया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस बात का खास ख्याल रखना है कि यहाँ पर a जो है वो रिटार्डेशन है। देयरफॉर u इज इक्वल टू रूट अंडर 2as। इज दैट ओके। सो रिटार्डेशन को आप यूज़ करेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये दो केस थे इसमें, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तब, और जब रेस्ट में आ जाता है तब का केस है। ठीक है, कोई भी दो इंफॉर्मेशन होगी, तीसरी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और उसका इंटरप्रिटेशन। आइए समराइज करते हैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को। सो फर्स्ट क्या है आपका, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है आपका,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड क्या है आपका, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और अब कंपेयर कीजिए, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में एक चीज़ प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन, और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को वैलिड होने के लिए, फॉर वैलिडिटी ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन को क्या होना चाहिए, ऑलवेज यूनिफॉर्म, दैट इज कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। आपने कितने इंफॉर्मेशन को लिया है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये चार चीज़ें हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये चार चीज़ें हैं, और नहीं है तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, एक चीज़ एब्सेंट है और वो है फाइनल वेलोसिटी, बाकी चारों चीज़ें हैं, डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट है, और क्या एब्सेंट है, टाइम एब्सेंट है। एक चीज़ सभी में प्रेजेंट है और वो है एक्सेलरेशन, किसी में टाइम है तो किसी में टाइम नहीं है, किसी में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसी तरह कोई एक चीज़ एब्सेंट है सभी में से। यहाँ से क्या एब्सेंट है, क्लियर है आपको, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एब्सेंट है। पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है। इन्हीं के बीच का ये रिलेशन है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। समझते हैं कार्टेशियन प्लेन को, किसी भी प्लेन को शो करने के लिए दो एक्सिस लेते हैं, यानी दो लाइन लेते हैं और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती है। जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ये हॉरिजेंटल एक्सिस एक्स एक्सिस कहलाती है और ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस कहलाती है। ऐसा आपको क्लास 9th के मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ पर भी मोशन में आपको क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड है, एक्सेलरेशन है और टाइम है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ को गांठ मान लीजिए कि टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कीजिए। टाइम को कहाँ लेना है, ऑलवेज हॉरिजेंटल एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को कहाँ लेना है, वाई एक्सिस पे, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पर। उसी तरह वेलोसिटी एंड स्पीड को कहाँ लेना है, उसे भी वाई एक्सिस पर लेना है। इज दैट ओके? तो जब आप उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक हॉरिजेंटल एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को कट कर रही है 90 डिग्री पर, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्चुअली 0 0, यहाँ पर x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0 है। आइए देखते हैं, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट होगा और टाइम होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा टाइम और ये है डिस्प्लेसमेंट।
अगर यूनिफॉर्मली कुछ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, ठीक है, चूँकि दिए हुए टाइम के साथ उसका डिस्टेंस भी वैसे ही चेंज करेगा। फॉर द गिवन टाइम डिस्टेंस भी बिल्कुल यूनिफॉर्मली या डिस्प्लेसमेंट भी बिल्कुल यूनिफॉर्मली चेंज करता चला जाएगा। इज़ दैट ओके? सो वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही आप दिखा सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नॉन यूनिफॉर्म में अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, तो नॉन यूनिफॉर्म में टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट फिक्स नहीं होता है, देयरफॉर वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वो कोई भी कर्व के थ्रू आप दिखा सकते हैं, कहीं पर भी वो इक्वल नहीं है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, और वो यूनिफॉर्मिलिटी नहीं शो कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट आप दिखाते हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन अगर होगा, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर यूनिफॉर्म होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, वो ओरिजिन से भी क्रॉस कर सकता है या किसी दूसरे पॉइंट से भी क्रॉस कर सकता है, यहाँ से भी क्रॉस कर सकता है, ठीक है। सो चाहे वो कहीं पर भी दिए हुए एक्सिस को टच करता हो, लेकिन लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा मोशन, ठीक है, ये टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे, तो नॉन यूनिफॉर्म में कुछ ऐसा जा सकता है, ठीक है। आप देख लीजिए, फॉर द गिवन टाइम स्पीड, फॉर द गिवन टाइम डिस्प्लेसमेंट कभी भी इक्वल नहीं है। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम जब मैक्सिमम आ गया है तो इसके बाद बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है, ठीक है, इसके बाद बहुत थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर अगर यहाँ पर देखेंगे तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी उसकी चेंज हो रही है, एकदम सेम रेशियो में चेंज हो रही है, ठीक है। चाहे इस केस में देखेंगे, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उसका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, यानी यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ की। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वो लाइन स्ट्रेट नहीं होगी फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इज दैट ओके? अब आइए तीसरा देख लेते हैं, कांस्टेंट मोशन। ये टाइम एक्स एक्सिस पे और ये डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो एक केस ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए क्या है, टाइम इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट एज इट इज़ है, ठीक है। तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल कांस्टेंट हो गया है, यहाँ पे टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट, यानी ऑब्जेक्ट जहाँ पर रुकी हुई है वहीं रुकी हुई है, थोड़ा भी उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, यानी वो जिस पॉइंट पर फिक्स है, यानी ब्रेक लगाकर आप पूरी तरह से कार में या बाइक में एक्सेलरेशन दे रहे हैं, या फिर आपने अपनी साइकिल को स्टैंड पे खड़ी कर ली है और पैडल मारते चले जा रहे हैं, तो टाइम तो बढ़ता जा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट कुछ हो नहीं रहा। जहाँ एक्स एक्सिस पे आपने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यूनिफॉर्म के लिए क्या करते हैं, कहीं से भी एक स्ट्रेट लाइन आप निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है जहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एट ओरिजिन एंड फाइनल पॉइंट एट पॉइंट A। यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर, टाइम के एक्सिस पर खींच लीजिए, इसका नाम दे दीजिए B,
और ए से वाई एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए, इसका नाम दे दीजिए सी। ठीक है, अब हम चाहते हैं वेलोसिटी निकालना। तो वेलोसिटी आप जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट देखिए तो कौन सा एक्सिस पे है, ओ सी से रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस पे है, और ओ सी इस डिस्टेंस को दिखा रहा है, और टाइम कहाँ है, ओ बी। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ सी, ये देखिए एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है आपको, तो क्या होगा, या एक रेक्टेंगल जैसा भी अगर दिख रहा है तो क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं इस केस में। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स जब इक्वल होंगे तो ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी। इज दैट ओके। और ये क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी। जब परपेंडिकुलर लाइन को डिवाइड करते हैं बेस लाइन से, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ लाइन ओ ए। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्लोप ऑफ द लाइन ओ ए। यही लाइन थी ना जिसको यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपने खींचा था। ठीक है, और वेलोसिटी निकालना चाहते थे, देयरफॉर वेलोसिटी यहाँ किस चीज़ से पता चल जाती है, स्लोप ऑफ द लाइन। वेलोसिटी किस चीज़ से पता चल जा रही है, स्लोप ऑफ लाइन ओ ए से पता चल जा रही है। देयरफॉर अगर स्लोप का मतलब ये होता है ढलान। ठीक है, एक रैंप, एक ढलान। ठीक है, अक्सर आपके घर के गराज में कार वगैरह को ऊपर चढ़ाने के लिए एक स्लोप सरफेस बना हुआ रहता है। ठीक है ना, सो क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन ओ ए, यानी लाइन ओ ए की जो ढलान है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बेस डिस्टेंस। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ओ ए। और जब ऐसी स्लोप आप लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो क्या देती है आपको इन्फॉर्मेशन, वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन दे देती है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है। देखते हैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। ठीक है, फिर से वही बात, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन दिखाना होगा तो ये रहा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वो कहीं से भी टच करते हुए निकलता हो, दैट डजंट मैटर। लेकिन अगर ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ एक जैसी चेंज कर रही है। ठीक है, तो आप बोल भी सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी टाइम के साथ एक जैसी चेंज कर रही है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ये वेलोसिटी, ये टाइम एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वो कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी चेंज कर सकता है। कर्वी लाइन होगा और कहीं भी इक्वलिटी नहीं लगेगी। जैसे यहाँ देखिए टाइम चेंज करता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी अब यहाँ जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है वेलोसिटी घटती जा रही है, देखिए। ठीक है, फिर टाइम बढ़ रहा है और अचानक से वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज करती जा रही है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन का केस हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी बिल्कुल यूनिफॉर्म है और एक जैसी चेंज कर रही है। ठीक है, एक केस ऐसा भी है जब ये टाइम और ये एक्स एक्सिस और ये वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या है ये, अगर स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन क्या है, ये कांस्टेंट है बिल्कुल, यानी वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रही है थोड़ी सी भी। ठीक है, यहाँ पर तो यूनिफॉर्मिटी थी तो आपने वैसा दिखा दिया, ये बिल्कुल पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ये लाइन खींच रही है, देयरफॉर वेलोसिटी बिल्कुल ही कांस्टेंट है। आइए इसका थोड़ा सा और डिटेल समझ लें। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पे आपने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लिया आपने। ठीक है, एक यूनिफॉर्म
मोशन को आप दिखाना चाह रहे हैं। सो पॉइंट ओ से शुरू करता है और पॉइंट ए पर जाकर ख़त्म होता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लिए टाइम एक्सिस पे, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से पॉइंट ए से वाई एक्सिस पर भी ड्रॉ कर लीजिए। इसका नाम दे दीजिए बी और इसका नाम सी। अब हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं इस केस में। तो एक्सेलरेशन के लिए आप जानते हैं दैट इज़ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी देखिए कौन सा, ये एक्सिस है वाई एक्सिस जिसको ओ सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय दिस लाइन ओ बी। इज दैट ओके? और ओ सी के सामने कौन सी लाइन है, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी। देखिए ये लाइन एक स्लोपी लाइन लग रही है, ढलान वाली लाइन लग रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये बेस की डिस्टेंस है, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और जब भी कभी ऐसा रेशियो हो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का किसी दिए हुए ट्रायंगल में रेशियो हो, तो वो क्या चीज़ शो करती है, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। स्लोप ऑफ, यहाँ पर लाइन क्या है, ओ ए है। इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन किस में, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्लोप ऑफ लाइन निकालते हैं तो वो हमें क्या दिखा देती है, एक्सेलरेशन दिखा देती है। इज दैट क्लियर? फिर से समझ लीजिए, जब किसी दिए हुए ग्राफ में एक एक्सिस पर वेलोसिटी लेते हैं और दूसरे पर टाइम, तो वो जो लाइन है जिसका स्लोप आप निकाल रहे हैं, इस केस में वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या दिखा देती है आपको, एक्सेलरेशन दिखा देती है, ठीक है। अब आइए इसमें एरिया की भी बात कर लेते हैं। ये तो हो गया स्लोप से एक्सेलरेशन। स्लोप किस चीज़ को दिखा रही है, एक्सेलरेशन को। अब एरिया निकालने की बात करते हैं। देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ पोर्शन अंडर लाइन ए बी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन इसी लाइन के थ्रू आप दिखा रहे हैं, देयरफॉर उसके नीचे जो क्या हो जाएगा एरिया, वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर है, दैट इज इक्वल टू, यही है पोर्शन ना आपके पास, ये पोर्शन इस लाइन के जस्ट नीचे, दैट इज इक्वल टू हाफ बेस दैट इज ओ ए एंड हाइट ए बी, ठीक है। ओ ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए तो ओ ए टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ए बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है वेलोसिटी को, ठीक है। ये एक नंबर है, इस नंबर का अभी इसके यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, टाइम को सेकेंड से और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, क्या हो गया, मीटर हो गया। इज दैट ओके? हाफ ऑफ द गिवन मीटर। सो मीटर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर दिए हुए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द लाइन निकालते हैं, एंड एरिया अंडर द लाइन निकालते हैं, तो उससे हमें क्या पता चल जाता है, उससे हमें डिस्टेंस का पता चल जाता है या डिस्प्लेसमेंट का पता चल जाता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पता चल जाता है, ठीक है। सो एरिया अंडर द लाइन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में निकालते हैं तो वो हमें क्या देता है, वो हमें क्या दे देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, किसी ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया है, इस बात की इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। इज दैट ओके? एक और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इसमें। अगर मान लीजिए ये तो ऐसा है, कांस्टेंट जो स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से भी अगर चल रही थी, ठीक है, ये वेलोसिटी, ये टाइम, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी, तो ये लाइन है ना, तो इसके अंडर एक पोर्शन आपका ऐसे आ गया, ठीक है। इस लाइन के अंडर मान लीजिए ये लाइन O और A है,
या इसको, इस लाइन को मान लीजिए ये लाइन ए बी है और ये पॉइंट ओ और ये सी, ठीक है। तो एरिया अंडर द लाइन ए बी कैसा दिख रहा है आपको? क्या नहीं दिख रहा है कि इसमें एक लेंथ है और दूसरा ये वाला पोर्शन वेलोसिटी का है? तो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर ये रेक्टेंगल ही है तो, अगर स्क्वायर भी होता तो साइड इनटू साइड, तो क्या हो जाता है, ये लेंथ किसके लिए है? ये टाइम है। टाइम को किस चीज़ में मेज़र करते हैं? टाइम को, ये टाइम है और ये क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। सो टाइम क्या है, सेकेंड से, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड से। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, कितना बच गया, मीटर बच गया। इसका मतलब है कि कभी भी जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में अगर एरिया निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द लाइन, ठीक है, तो वो क्या देगा इंफॉर्मेशन हमें, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमें बता देगा कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की है, वो चीज़ हमें मालूम हो जाएगी। इसे देखते हैं यूनिट के हिसाब से स्लोप निकाल के। सो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। सो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन, ये है ना ओ ए, ठीक है। तो वो कितने के बराबर बताया था आपको, दिए हुए इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये स्लोप निकालने का तरीका है। देयरफॉर ए बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। क्यों? क्योंकि आमने सामने के जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। देयरफॉर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। और टाइम, वो भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड। ये कितना हो गया, मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड इंटू सेकेंड। देयरफॉर दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट ओके? देयरफॉर in velocity time graph, velocity time graph, in velocity time graph, slope of the line किस चीज को दिखा रहा है आपको, वो दिखा रहा है एक्सेलरेशन को, ठीक है। माइंड में एकदम इन सब चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती है, सबके पीछे एक लॉजिक होता है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी लाइन का स्लोप निकालते हैं तो उससे क्या मिल जाता है हमें, एक्सेलरेशन मिल जाता है। यूनिट्स के हिसाब से भी आपने इसे प्रूव कर लिया। अब देख लेते हैं थोड़ा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। चलिए डिस्प्लेसमेंट पे देखते हैं, उसे चेंज करके फिर आप ले लेंगे डिस्टेंस पे भी। सो वाई एक्सिस पे ये रहा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ द लाइन ओ ए, यही है ना आपकी लाइन ओ ए। स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन और बेस लाइन का रेशियो, दैट इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी। आमने सामने के जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, देयरफॉर इसकी भी एसआई यूनिट मीटर। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, सो मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड। और ये किस चीज़ को शो करेगी, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी को, अगर ये डिस्प्लेसमेंट ना होके डिस्टेंस होती तो किस चीज़ को शो कर देती आपको, ये कर देती स्पीड को शो। सो यूनिट वाइज भी आपको क्लियरली पता चल गया कि इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ द लाइन अगर निकालते हैं तो वो किस चीज़ को बताती है, वो वेलोसिटी को बताती है।
अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होता तो वो स्पीड को बता देती। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है ग्राफ से रिलेटेड जिसको आपको क्लियरली रिवाइज करके बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट में फिक्स कर लेना चाहिए। इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।